एक सेकेंड, मैं जरा रूम लॉक कर लूं। I'm not getting the option to turn off रूम को लॉक करने का। I need to do that, otherwise लोग आते रहेंगे। And I need to see कि ये broadcast कहाँ पर हो रहा है। Just give me a moment. Yes. All right, we're live in the group, so that's a great thing. But we just need to lock this up so that no more people join us. We cannot have anyone else join the session right now. People can just comment their queries. और फिलहाल वो बस हमें सुने। अस्सलाम वालेकुम everybody. Good afternoon. We are here with Dr. Safiuddin Siddiqui. We are very very fortunate. बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए आप खुद कहते हैं कि यार किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, बट हमें फिर भी ये एक जो है फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी because he deserves it and he deserves that introduction as well. Dr. Safiuddin Siddiqui is the founder and CEO of Meritorious School, Colleges and Institutions, and he has academic record throughout. He secured 3rd position in metric and science and 2nd position in pre-medical at Karachi board. He's also a gold medalist, and he has a passion to provide quality education with character building so as to enable his students to rise to the top. And he has been a faculty member at Khan University Medical College and Ziauddin Medical University, and his experience spans over almost 25 years. So you can imagine कि अगर जो बच्चे और वालिदैन देख रहे हैं, हम किस ट्रेजर बॉक्स को लेके बैठ गए, एंड ये पेंडोरा बॉक्स है और आप अपनी क्वेरीज देते जाएं और आपको जवाब मिलते जाएंगे। और ये वो वाला वाकई ये वाला वक्त है, और स्पेशली अब जो पढ़ाई का सिलसिला सारा हो गया है कि वी डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है, क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए। इनफैक्ट जो अब 10th और 12th के पेपर्स लिए जा रहे हैं और जो कल अनाउंसमेंट हुई है कि कितने सब्जेक्ट्स के नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ कितनों के लिए जाएंगे, things are so confusing for students and for their parents also, क्योंकि ताहिरी बात है इन बच्चों को, उनके वालिदैन को परेशानी रहती है। तो हमने सोचा ये एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज के। अच्छा, मैं बताती चलूं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड ही पहले ये किया था कि हम 10th और 12 के जो है इम्तिहानात पहले रखें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के एडमिशन्स होने वाले हैं, वो शुरू हो जाएंगे। लिहाजा हमने भी किया, सोचा कि भाई फिर लगे हाथ हम जो है इनको बुलाते हैं और सेशन करवाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वी आर वेरी लकी कि डॉक्टर सफीउद्दीन सिद्दीकी इज ऑल्सो अ पैनल एक्सपर्ट एज अ करियर एंड स्टूडेंट काउंसलर विद परवरिश। सो you can always throw your queries through post and he's always helping out parents. अच्छा जी, हमारे पास प्लीज गिव रिव्यूज ऑन टुडेज पीएमसी मीटिंग। आयशा गुल, अच्छा हम सवालात जो है ना जो कमेंट्स में आ रहे हैं, हम इनके पास बाद में आएंगे। अभी मैं इनको नोट करती जा रही हूँ। फिलहाल जो हमने सारी क्वेरीज ली, सारी ऑब्जर्वेशन की, उससे जो सब चीजें सवालात हमने करके रखे वो हम 1 by 1 एड्रेस करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, अब हम शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। सॉरी सर, मैंने आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया। प्लीज, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग सर? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह से आप इतना अच्छा बोलती हैं, खुदा करे जोरे कलम और ज़्यादा हो तो जोरे ज़बां और ज़्यादा हो। और माशाल्लाह से काफ़ी कंप्लीट आपने बात की। तो डायरेक्ट सेशन पे आते हैं, मुझे कुछ लोगों के सवाल ज़्यादा है, उसको पूरा करूँ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, पहला हमारा सवाल है, माई चाइल्ड विल गो टू 12th next year. Should she take pre-engineering, computer science, pre-medical, arts? ये कैसे डिसाइड किया जाए? The child is going to which class? 12th. Okay. देखिए, whether a child should go for pre-engineering, pre-medical, commerce, science, this should be decided by either
rather of the two things. One is the passion of the child, how passionate is the child for one particular field or one particular career. तो अगर कोई बच्चा ग्रेड 8 से 9 से उसके दिमाग में बसा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे सर्जन बनना है, तो उसको उस करियर को परस्यू करना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है कि ये कैसे पता चलेगा उसको कि कौन सा करियर उसके लिए बेहतर है, कौन सा नहीं है, ये एक डिटेल डिस्कशन है। अगर आगे लोगों के सवाल आते हैं उनसे हिसाब से डिस्कस करेंगे, वरना इसको अलग से नोट कर लें। तो एंड में मैं समझाऊंगा कि वो बच्चा जो पैशनेट है किसी करियर के बारे में, उसे ये कैसे पता चलेगा कि वो सही करियर के बारे में पैशनेट है या नहीं। लेकिन अगर वो पैशनेट है तो उसे वो फील्ड लेनी चाहिए। और दूसरा जो चीज़ होती है जो डिसाइड करने में हेल्प करती है वो ये कि आप अपना रास्ता, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर फील्ड में पैशनेट नहीं हैं एंड आपके लिए साइंस, कॉमर्स और मैथ्स, बायोलॉजी और सब्जेक्ट्स आर इक्वल, आप सब में अच्छे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो बेस्ट ये होता है कि ऐसी फील्ड में ऐसी हाईवे ले जो आगे मल्टीपल हाईवेज में जाने की इजाजत देती है। ऐसा रास्ता ले जो आगे बंद ना होता हो, जो सिंगल पाथवे में, सिंगल क्लोज लूप में ना हो। मसलन अगर आप मैट्रिक में या ओ लेवल में अगर आप फॉर एग्जांपल कॉमर्स ले लेते हैं या आर्ट्स ले लेते हैं, तो अगर तो आप पैशनेट हैं ग्रेट, लेकिन अगर आप पैशनेट अभी नहीं हैं और आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में कंफ्यूजन है कि आई एम नॉट वेरी क्लियर, तो ऑलवेज गो फॉर साइंस। रीजन ये है कि जो साइंस से हाई स्कूल करता है, ओ लेवल करता है या मैट्रिक करता है, उसको ए लेवल में जाकर या इंटर में जाकर कॉमर्स लेने की, आर्ट्स लेने की इजाजत है। लेकिन जो आर्ट्स या कॉमर्स कर रहा है उसको साइंस में जाने की इजाजत नहीं है। तो साइंस का पाथवे जो है दैट इज ब्रॉडर, उसके बाद जो मल्टीपल ऑप्शन होंगे। और आइडियली एक बच्चे को अपनी करियर के बारे में सही मानों में हाई स्कूल में पता लगती है, उसकी भी बात, यानी या तो वो हाई स्कूल में जाके समझ पा रहा होता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, या उसकी भी बात, यानी बहुत से बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके समझ पाते हैं। और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद 2 साल तक बच्चे को ऑप्शन दी जाती है कि वो अपना मेजर डिसाइड करें। तो हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारा ज्यादातर ब्रिटिश सिस्टम पे चल रहा है। लेकिन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज तो यूनिवर्सिटी में भी आने के लिए 2 साल बाद तक बच्चे को अपनी फील्ड चेंज करने की इजाजत है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब फिर हमारे पास अगला सवाल जो है वो ये है कि आई एम अ प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आई एम गुड इन ऑल सब्जेक्ट्स, but I'm not sure if I should go for BBA or BE or any other field. How to choose the field? हाँ, अब ये एक्चुअली कि अगर ये प्री इंजीनियरिंग में हैं और ये कह रहे हैं कि ये ऑल सब्जेक्ट्स में गुड है, राइट, ये कहा ना आपने जी, गुड इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो अगर ये ऑल सब्जेक्ट्स में गुड हैं और अभी इनको ये नहीं पता है कि मुझे BBA में जाना चाहिए या BE में जाना चाहिए, और अगर BE में हो गया उधर चले जाएंगे, BBA में हो गया तो उधर चले जाएंगे, तो ये पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए बड़ा एक यूनिक क्वेश्चन है जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होता। वजह ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज में हर फील्ड की बेहतरीन यूनिवर्सिटी मौजूद है। हमारे मुल्क में बेहतरीन यूनिवर्सिटीज उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं, बाकी गुड हैं, अबव एवरेज हैं, लेकिन आप उनको वर्ल्ड स्टैंडर्ड नहीं कह सकते। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि अगर तो आपको पता है मुझे BE करना है, तो फिर तो आप BE की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी वो ढूंढें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैंने BE भी कर लिया है, BBA भी मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो फिर आप ये देखें कि कौन सी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यानी अगर आपका लम्स में BBA में दाखिला हो रहा है और अगर फॉर एग्जाम्पल आपका BE में, अब मैं आई एम नॉट श्योर कि आई शुड टेक द नेम ऑफ एन यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी को डिग्रेड नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहरहाल लम्स का स्टैंडर्ड इतना हाई है कि अगर आपका वहाँ BBA में दाखिला हो जाए, तो अगर आपका कराची की किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला हो रहा है, तो आई वुड से गो फॉर BBA इन लम्स या गो फॉर BBA एट IBA,
instead of going for BE at an ordinary university. ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका किस यूनिवर्सिटी में दाखिला हो रहा है. इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट वन पर्टिकुलर फील्ड, तो अगर आपके लिए इक्वल है डिसाइड करना कि BBA में जाएं या BE में जाएं, तो आप दोनों के लिए टेस्ट दें, आप रास्ते दोनों के खुले रखें, लेकिन आपका जिस फील्ड में ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो उसमें जाएं. और यहाँ मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको बताऊं, पाकिस्तान में जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज हैं, सही मानों में जो इंसान को शख्सियत बना देती हैं, एक ऐसी शख्सियत कि जो हर लिहाज से मुकम्मल हो, वो मेरी अब तक की रीडिंग में 3 है. एक है GIK यूनिवर्सिटी, गुलाम साहब खान इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग, दूसरी है लम्स लाहौर में, और तीसरी है आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में. ये 3 यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं कि जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस और लर्निंग आपको देती है. यहाँ तो जिस कीमत पर दाखिला हो, जितना भी आपको एफर्ट करना पड़े, आपको यहाँ दाखिला लेना चाहिए. और यहाँ पे बहुत से लोग ये कहते हैं, सोचते हैं कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इनकी फीसें ज्यादा हैं. तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, और खास तौर पे जिन 3 का मैंने नाम लिया है, अगर आपका एडमिशन मेरिट पे हो जाता है तो उसके बाद वहां पर आपको कभी फीस की वजह से निकाला नहीं जाता. वो कोई ना कोई अरेंजमेंट करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, लोन्स देते हैं, सॉफ्ट लोन्स देते हैं. तो हर बच्चे को ट्राई करना चाहिए, अगर उसका मेरिट बनता है, अगर वो मेहनत कर सकता है, तो फीस की वजह से उसे रुकना नहीं चाहिए. तो ये तो है बेस्ट यूनिवर्सिटी. उसके बाद जो सेकंड बेस्ट कैटर आता है, उसमें IB आता है, उसमें NED है, उसमें फास्ट है, उसमें जेबिस्ट है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, ये कराची की यूनिवर्सिटी का नाम बता रहा हूँ मैं, नस्ट है. तो ये सेकंड बेस्ट कैटेगरीज में आती हैं. लेकिन जो टॉप ऑफ द लाइन है वो लम्स, आगा खान और GIK है. ठीक बात है, ठीक बात है. अच्छा, एक सवाल ये था, हाउ मेनी करियर ऑप्शंस स्टूडेंट कैन गेट फ्रॉम कॉमर्स, आर्ट, इंजीनियरिंग, मेडिकल? ये जब बच्चों जब चूज कर रहे होते हैं, करियर ऑप्शंस क्या हैं इनके? देखिए, करियर ऑप्शंस तो ऑब्वियसली अनलिमिटेड हैं. ये जरूर है कि अगर आपको प्रोफेशनल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में या प्रोफेशनल मेडिकल रिलेटेड या MBA BBA रिलेटेड जाना है, तो आपको प्री इंजीनियरिंग से या प्री मेडिकल से आना चाहिए. और अदरवाइज अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स से आ रहे हैं तो आप लिमिटेड हो जाते हैं. लेकिन कैरियर चॉइसेस में ये जरूर कहूँगा कि ट्रेडिशनली हमारे अपने बचपन में भी होता था और 10 साल पहले तक होता था. अब थोड़ी अवेयरनेस इंप्रूव हो रही है कि ट्रेडिशनली लोग समझते हैं अच्छे स्टूडेंट के बस इंजीनियरिंग है, मेडिकल है और उसके बाद BBA है और उसके बाद लगता है जिंदगी खत्म हो गई. लेकिन ऐसा नहीं है, और बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशंस हैं. और बच्चा जो है वो किस फील्ड में जाना चाहता है, वो पहले कैरियर को सर्च करे कि उसके लिए वो कैरियर सूटेबल है या नहीं, उसे इंटरेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. आप देखें, मेडिकल एंड अलाइड में देख लें तो मेडिकल एंड अलाइड में डेंटिस्ट्री है, पहले सिर्फ फार्मेसी लोगों को पता थी, अब फूड एंड न्यूट्रिशन साइंसेज आ गया, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड एंड एंगेजिंग फील्ड के पेशेंट इंटरेक्शन भी होता है. अब फिजिकल थेरेपी में मास्टर्स हो रहा है, PhD हो रहा है. पहले लोग फिजिकल थेरेपी को बहुत ही बैकवर्ड फील्ड समझते थे, तो जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं दे आर रनिंग क्लिनिक्स पैरेलल टू दैट ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स. तो एनेस्थीसिया की फील्ड है जिसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं, यू कैन वर्क एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट. नर्सिंग इटसेल्फ इज अ ग्रेट प्रोफेशन, हमेशा से रहा, लेकिन जब आप उसमें अब मास्टर्स की डिग्रीज आ गई हैं तो मास्टर्स इन नर्सिंग इज अ ग्रेट प्रोफेशन. तो खाली मेडिकल में ही सेवरल प्रोफेशन हैं, फिर इंजीनियरिंग में हैं, फिर MBA आप कर रहे हैं उसके बाद हैं, फिर आप जर्नलिज्म देख लीजिए, जर्नलिज्म की बहुत वैल्यू है. आप खाली मास कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप देख लीजिए. तो देयर आर सेवरल फील्ड्स जो आज का बच्चा जा सकता है. फैशन डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग के लिए कराची में इंडस वैली स्कूल बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा उसमें डिग्री कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो देयर आर सेवरल फील्ड्स, सेवरल अदर फील्ड्स जो इंजीनियरिंग से, मेडिकल से या अकाउंटिंग से, MBA से हटकर हैं, कि बस बच्चे ने समझ लिया कि CA करना है या ACCA करना है, MBBS करना है, BE करना है. नहीं, आप
फील्ड्स उठा के देखें तो हम 3 घंटे तक बोलते रहे फील्ड्स खत्म नहीं होंगी। तो बच्चे का करियर और इंटरेस्ट देखें, वो किस में जाना चाहता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज पैशन शुड बी द प्रोफेशन। When your passion is your profession, you don't have to work a single day in your life. क्योंकि अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन है तो फिर आप रोज जो कर रहे होते हैं वो आप एंजॉय कर रहे होते हैं, आप काम नहीं कर रहे होते। तो पैशन को प्रोफेशन बना लीजिए, पैशन अलग ना रखें, फॉलो योर पैशन, देन यू विल हैव द सेम प्रोफेशन, तो यू विल हैव अ वेरी वंडरफुल लाइफ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला सवाल ये है कि आई हैव लिव्ड ऑल माय लाइफ ड्रीमिंग टू बिकम अ डॉक्टर, व्हाट इफ आई डोंट गेट एडमिशन? हाँ, अच्छा देखिए, अगेन इसमें इन्होंने कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, सारी जिंदगी सोच रही है, लेकिन अब उनको ये खौफ है कि अगर मेरा दाखिला ना हो, और जाहिर है कि अब जितना मुश्किल होता जा रहा है, नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होती हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट भी अब मिला लें तो 1000, 1500, 2000 होती हैं, और जाहिर है एप्लीकेंट्स 20,000 होते हैं, तो ऐसे बहुत बड़ी तादाद है जो मेडिकल में नहीं जा सकते। अब इसमें मैं हर स्टूडेंट को जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, फायर करते हैं, शुरू से बैठते हैं, आप देखते हैं उनकी पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, फैमिलीज की इंस्पिरेशन होता है कि हमारा बच्चा जो है या बच्ची जो डॉक्टर बने। उनको मैं ये मशवरा देता हूँ कि इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट, तो एक तो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप थिंकिंग कि अगर नहीं हुआ तो क्या हो। फर्स्ट ऑफ ऑल डू इट विथ फुल कन्विक्शन। आप अपनी मुकम्मल तैयारी करें और मुकम्मल तैयारी के साथ अपेयर हो। हाँ, चांसेस हैं कि ना हो, उसके लिए भी मेंटली तैयार हो जाए, और ना हो तो कम से कम एक दफा और ट्राई करें। जो रियली पैशनेट हैं वो अगला साल जरूर लगाएं। मैं ऐसे बहुत सारे हिस्ट्रीज को जानता हूँ, बड़े बड़े सर्जन्स को जानता हूँ, प्रोफेसर्स को जानता हूँ, जिन्होंने, उनका पैशन था, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट की, नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट की, नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में किया, 2-2 साल बाद भी दाखिला लिया है। तो आज का जो बच्चा है वो बड़ी जल्दी में होता है, उसको ये होता है बस हो जाए दाखिला, नहीं हुआ पहले साल बस, अब तो या तो जिंदगी खत्म हो गई, पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं, या समझते हैं पता नहीं उनके साथ क्या हो गया। मैं उनको मशवरा देता हूँ, नहीं, कुछ नहीं हुआ, इट वॉज योर फर्स्ट स्टेप, टेक अनदर स्टेप, अगले साल फिर ट्राई करें। सेकेंड ईयर में चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि आपका दिमाग ज्यादा मैच्योर हो चुका होगा, फिर आप इस सारे प्रोसेस से एक दफा गुजर चुके होंगे, तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग इन वुड बी मच हायर। और आपका पैशन इस चीज का हक रखता है कि आप उसको एटलीस्ट 1 साल ज्यादा दें, आप फिर ट्राई करें और फिर आप देखें कि होता है नहीं होता है। हाँ, बच्चे को ये होता है कि मैं पीछे रह जाऊंगी, सारे मेरे क्लास के लोग आगे निकल जाएंगी, ये क्या होगा, तो इससे डिप्रेस ना हो, क्योंकि इन द लॉन्ग रन देखिए, आप ये बताएं कि आप 25 साल की उम्र में डॉक्टर बनना चाहेंगी या 24 साल की उम्र में फर्ज कीजिए आप BA इन एनी सब्जेक्ट करके घर बैठना चाहेंगी। अगर आपका पैशन है डॉक्टर बनना तो 25 और 24 में कोई फर्क नहीं होगा। उस वक्त कोई नहीं देखेगा कि आप 25 की हैं 24 की हैं, उस वक्त लोग ये देखेंगे कि आप डॉक्टर हैं या नहीं हैं, और उस वक्त आपके अंदर से आवाज आ रही होगी कि दैट आई डिड इट। तो डोंट कंसिडर 1 ईयर एक्स्ट्रा और 2 ईयर एक्स्ट्रा, इफ इट इज योर पैशन डू गिव एक्स्ट्रा टाइम। और अगर खुदा न खास्ता पैशन नहीं है, एवरेज है, ठीक है, कोशिश करनी है, तो फिर मेडिकल के साथ इतनी सारी अलाइड फील्ड्स आ गई हैं जिसमें आपको मजा मेडिकल वाला आएगा, आपको पेशेंट हैंडलिंग भी मिलेगी, आपको वो सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं। तो दैट मे नॉट बी MBBS, तो दैट मे बी BDS, दैट मे बी फिजिकल थेरेपी, मास्टर्स इन फिजिकल थेरेपी, दैट मे बी मास्टर्स इन फूड न्यूट्रिशन एंड साइंसेज, दैट मे बी मास्टर्स इन नर्सिंग, एनेस्थेसियोलॉजी, रेडियोलॉजी। तो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स आ गई हैं जिसमें आप अपना पैशन डिफरेंटली परस्यू कर सकते। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत डिटेल्ड आंसर था, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो बेचारे डिसहार्टन्ड हो जाते हैं कि मैं पास नहीं करा, या मैं MBBS को प्रॉपर्ली परस्यू नहीं कर सका, या मैं सर्जन नहीं बन सका, उस तरफ फील्ड में नहीं जा सका। तो कितने सारे आपने अल्टरनेटिव ऑप्शंस दे दी जिसके अंदर वो अपने पैशन को क्रिएटिवली परस्यूट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मेरा ख्याल है कि
और मैं माजरत चाहूंगी इस वजह से भी, मुझे पाकिस्तान आके सीखना पड़ा, मतलब अब इन पिछले 8-9 सालों में कि यहाँ का एजुकेशन पैटर्न क्या है, क्योंकि मैं यहाँ, मेरी तालीम नहीं हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद इंटर के बच्चों के लिए सवाल होगा, वो ये है, एंड करेक्ट मी वेयर आई एम रॉन्ग, कि which aptitude tests are students supposed to give if they wish to apply for medical, BBA, engineering, जो भी फील्ड है, या टीचिंग में भी अगर जाते हैं, क्या सिलसिला है इन सब चीज़ों का? ओके, देखिए कुछ फील्ड के लिए तो एप्टीट्यूड टेस्ट और एंट्री टेस्ट बहुत स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। जैसा कि तकरीबन सबको ही पता है कि मेडिकल और डेंटिस्ट्री के लिए एमडी कैट होता है, और अब वो पूरे पाकिस्तान में एक तरह से एक पैटर्न पे आना शुरू हो गया है लास्ट ईयर से, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है या ऐसा फैलाया गया कि ये बहुत जुल्म हो रहा है हमारे मुल्क में, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। दुनिया के हर अच्छे वेल स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम वाले मुल्कों में पूरे मुल्क का मेडिकल का एक ही एंट्री टेस्ट होता है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में एक दिन में पूरे मुल्क का इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट, और एक ही दिन में पूरे मुल्क का मेडिकल का टेस्ट होता है। तो ये एक अच्छी तरफ डायरेक्शन है। हाँ, इनकी तैयारी शायद इतनी मुकम्मल नहीं थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हुई, स्टूडेंट्स आखिरी वक्त तक परेशान रहे। तो मेरा गवर्नमेंट की इदारों से ये रिक्वेस्ट है कि हर फैसला थोड़ा पहले बता दिया करें, जल्दी अनाउंस कर दिया करें। अब आज जैसे पीएमसी की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके लिए भी कुछ क्वेरीज आ रही हैं आपके, मैं रूम में देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं उसके बारे में बताएं। तो मेरे ख्याल में उसके लिए बाद में सेशन रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी वो जो क्वेरीज आई हैं बहुत सी अभी फाइनल नहीं हुई हैं, अभी वो सेटल्ड नहीं हुई है, इट इज़ स्टिल फ्लूइड। तो लेकिन ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत लेट हुआ है ये सेशन भी। ये बच्चे तो देखें 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, और हमारी गवर्नमेंट के लोग 1 महीना 2 महीना पहले बताते हैं कि अब क्या होना है। तो ये बच्चों के लिए बड़ा मेंटली डिस्टर्बिंग होता है। इस पे इनको थोड़ा सा फिक्र करनी चाहिए। अब जो इंजीनियरिंग है उसके लिए ई कैट होता है। ई कैट NED यूनिवर्सिटी अपना अलग लेती है कराची में, और बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज अपना अलग लेती हैं। तो एम कैट तो सबका एक साथ होता है, एक ही दफ़ा होता है, लेकिन ई कैट जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड में जाना चाहते हैं वो हर यूनिवर्सिटी का अलग देते हैं। फिर जो BBA MBA करना चाहते हैं वो बी कैट का एग्ज़ाम देते हैं, और इसी तरीके से बी कैट भी हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली काफ़ी ऐसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने बी कैट प्रोग्राम भी शुरू कर दिए हैं, यानी BBA भी शुरू कर दिया है, BS भी शुरू कर दिया है। NED में ऐसे बहुत से प्रोग्राम हैं जो मेडिकल वाले बच्चे ले सकते हैं। प्री मेडिकल का बच्चा वहाँ से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकता है। मजीद कुछ फील्ड्स हैं वहाँ पर जो प्री मेडिकल के लिए हो रही हैं। इसी तरह से वहाँ BS हो रहा है, वहाँ BS इंग्लिश हो रहा है। कॉमर्स के बच्चे भी NED में दाखिला ले सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल फील्ड्स अवेलेबल एट NED यूनिवर्सिटी। इसी तरह फास्ट यूनिवर्सिटी ने भी मल्टीपल न्यू फील्ड्स लॉन्च कर दी हैं, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, एक्चुअल साइंसेज, रिस्क मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देयर आर सेवरल फील्ड्स, और हर फील्ड के हिसाब से या तो वो एम कैट लेते हैं, या बी कैट लेते हैं, या ई कैट लेते हैं, या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। मकसद उनका एक ही होता है देखने का। एम कैट के लिए तो साइंस सब्जेक्ट्स और ई कैट के लिए साइंस सब्जेक्ट्स की नॉलेज चेक की जाती है। बाकी तमाम में लैंग्वेज पे कंट्रोल, कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स कैसी हैं। ज़्यादातर जगह पर खासतौर पर बी कैट में मैथ्स का कंट्रोल, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट IQ कैसा है, लॉजिकल रीजनिंग कैसी है, कि अगर कोई भी IQ रिलेटेड सवाल हैं, लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड सवाल हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे आसान ये होता है, तकरीबन अब तमाम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट 99% की ऑफिशियल वेबसाइट्स मौजूद हैं। आप नेट पे सर्च करें। हाँ, ये ज़रूर है कि स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट और फेक वेबसाइट अलग करना आना चाहिए। तो अगर वो वेबसाइट जो है वो यूजुअली .com में एंड हो रही है या .net में एंड हो रही है, तो वो ऑफिशियल नहीं होती। ज़्यादातर ऑफिशियल वेबसाइट वो होती हैं जो .edu में या .gov में या .pk में एंड हो रही होती हैं। और फिर जब आप उसको क्लिक करेंगे, तो अगर सिर्फ उस यूनिवर्सिटी का क्लियर पेज आ रहा है तो वो ऑफिशियल है, और अगर उस पर बहुत सारे एड्स आ रहे हैं और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ की बात आ रही है, तो वो ऑफिशियल नहीं है, उससे फौरन बाहर निकल जाए। तो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे
एडमिशन का एक ब्लॉग बना होता है, उसे क्लिक करें, उसमें वो एडमिशन प्रोसेस लाजमन उन्होंने बताया हुआ होता है। तो अगर आपको शक भी है तो आप आजकल नेट पे बैठ के आराम से सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अगला सवाल ये है कि हाउ इम्पोर्टेंट आर ग्रेड्स attained in metric or inter or O levels या A levels, and which grades are more important, metric or inter or equally important, और या A और A levels are equally important? क्या सिलसिला है? देखिए, आई थिंक बड़ा अच्छा सवाल है, किसी एजुकेशनिस्ट ने पूछा है कि एक तो ये कि जो बच्चा ओ लेवल्स करके ए लेवल्स में जा रहा है उसके लिए ओ लेवल का ग्रेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ए लेवल का ग्रेड इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जो मैट्रिक कर रहा है और अब इंटर में जा रहा है उसके लिए यूनिवर्सिटी एडमिशन के बाद मैट्रिक का ग्रेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा या इंटर का। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि कैम्ब्रिज पाथवे में और मैट्रिक पाथवे में सिचुएशन रिवर्स है इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेड्स एट द यूनिवर्सिटी लेवल। मैट्रिक पाथवे से जो बच्चा जाता है, मैट्रिक करके इंटर करता है, तो मैट्रिक का ग्रेड ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में बहुत कम काउंट होता है, 10% या 20%, और इंटर का ग्रेड ज्यादा काउंट होता है। यानी अगर टोटल एंट्री टेस्ट है तो 50% या 40% मार्क्स एंट्री टेस्ट के हैं, 50 या 40% मार्क्स इंटर के होंगे और 10 या 20% मार्क्स मैट्रिक के होंगे। ठीक है, सिर्फ इस साल के लिए थोड़ा फॉर्मूला एनईडी ने अलग अनाउंस किया है, क्योंकि इस साल अभी इंटर के एग्जाम उन बच्चों के जो इस साल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, कब रिजल्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क है। और फर्स्ट ईयर में जब ये बच्चे थे इन्होंने कोई इम्तिहान दिया नहीं था, तो इनका जो आखिरी वैलिड एग्जाम हुआ था वो मैट्रिक का हुआ था। तो इस वजह से एनईडी ने ये कहा है कि अगर तो हमें इंटर का रिजल्ट टाइम पे मिल गया, क्योंकि एनईडी अपना सेशन या कोई भी यूनिवर्सिटी अपना सेशन ज्यादा डिले नहीं करती, तो अगर वो कहते हैं हमें इंटर का रिजल्ट टाइम पे मिल गया तो हम 50% इंटर को और 50% एंट्री टेस्ट को काउंट करेंगे। लेकिन अगर हमें लगा कि इंटर के इम्तिहान और लेट हो गए हैं तो हम सिर्फ इस साल 30% स्कोर मैट्रिक को देंगे, 70% एंट्री टेस्ट को देंगे वेटेज में। तो जनरली लेकिन स्पीकिंग मैट्रिक में अगर किसी बच्चे ने ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा है लेकिन वो इंटर में पूरी तवज्जो से पढ़ ले तो मैट्रिक में कम मार्क्स जो है इंटर में धुल सकते हैं। मैट्रिक की कमी पूरी हो सकती है इंटर, क्योंकि इंटर की वेटेज बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू मैट्रिक। हाउएवर वो बच्चे जो ओ लेवल से जब ए लेवल में आते हैं, अब अगर इन बच्चों को बाहर जाना है तो खाली ए लेवल के स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओ लेवल के भी होते हैं लेकिन ए लेवल के स्कोर्स की भी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर किसी का ओ लेवल एवरेज हुआ, वो ए लेवल अच्छा कर ले तो ही कैन ऑलवेज जंप। लेकिन अगर उन बच्चों को पाकिस्तान में रहना है तो ओ लेवल का जो वेटेज है कंपेयर टू ए लेवल इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिशन, दैट इज ऑलमोस्ट 80%। यानी जिस बच्चे का ओ लेवल खराब हो गया, अगर वो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए जा रहा है तो ए लेवल में भले वो तीनों ए स्टार ले ले, उसका इक्विवेलेंस खराब ही आएगा। उसकी वजह ये है कि जब ए लेवल की इंटर इक्विवेलेंस का फॉर्मूला अप्लाई होता है तो उस इक्विवेलेंस फॉर्मूले में 300 मार्क्स लिए जाते हैं ए लेवल से और 800 मार्क्स लिए जाते हैं ओ लेवल से। जो ओ लेवल के 8 सब्जेक्ट्स हैं, ईच सब्जेक्ट इज 100 मार्क्स, तो 800 मार्क्स को ओ लेवल से उठा के जो भी उसने लिया है, अगर सारे ए स्टार हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सारे खुदा न खास्ता ई हैं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो चाहे वो ए लेवल में उसने तीनों में ए स्टार लिया है, लेकिन अगर उसका ओ लेवल का रिजल्ट अच्छा नहीं है तो उसकी इक्विवेलेंस जो बनेगी वो बहुत बुरी बनेगी। तो वो बच्चे जिनका ओ लेवल अच्छा नहीं हुआ, उनको ये चाहिए कि अगर वो ए लेवल कंटिन्यू कर रहे हैं, विच इज द प्रिफर्ड पाथवे, और उन्हें पाकिस्तान में रहना है, खासतौर पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो उनके लिए ये मशवरा है कि वो साथ में कुछ ओ लेवल के पेपर्स का इम्प्रूवमेंट दे दें, या फिर ये सोचें कि क्या उन्हें इंटर करना चाहिए, क्योंकि ओ लेवल विल डिसाइड देयर एडमिशन मोस्ट ऑफ द टाइम टू यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान इन एडिशन टू एंट्री टेस्ट। अभी हम कंपैरिजन जो आपने पूछा था वो ओ लेवल वर्सेस ए लेवल पूछा था, तो ओ लेवल और ए लेवल में ओ लेवल की अहमियत ज़्यादा है।
और मैट्रिक और इंटर में इंटर की अहमियत ज्यादा है। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल जो है वो इसी से रेलेवेंट है। वो ये है कि ये बहुत कॉमनली आस्क्ड है, ये बहुत वालिदैन और बच्चों को कंफ्यूजन है। वो ये है कि वी ऑफन हर्ड दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम कैम्ब्रिज सिस्टम lose marks during marks conversion when they apply for medical and engineering. How true is this and how should one go about marks conversion? अच्छा देखिए, ये बात तो सही है कि मैंने बहुत सुना है, अक्सर ग्रुप्स पे ये बताया जा रहा होता है कि भाई अगर तुम्हें मेडिकल में जाना है या फलाना इंजीनियरिंग में जाना है तो ये लेवल नहीं करो, इंटर कर लो। अगर एनईडी में जाना है या डाउ में जाना है तो दिस इज टोटल मिस इन्फॉर्मेशन। ऐसा कुछ नहीं होता। यानी अगर आपके ओ लेवल के ग्रेड्स अच्छे हैं, ए लेवल के ग्रेड्स अच्छे हैं, तो यू हैव इक्वली हाई चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन टू एनी मेडिकल एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। जब इक्वलेंस होती है तो एक्चुअली अगर आप इक्वलेंस का फॉर्मूला देखें तो कैम्ब्रिज सिस्टम वाले फायदे में रहते हैं। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैट्रिक सिस्टम से जो बच्चा आ रहा है, इंटर से जो आ रहा है, अगर उसने 70 से 80 मार्क्स के दरमियान कुछ लिया है तो दैट इज कॉल्ड एन ए ग्रेड, उसको ए ग्रेड देते हैं। और कैम्ब्रिज में अगर ए लिया हुआ है तो उसको 85 मार्क्स अलॉट होते हैं, तो कैम्ब्रिज के ए को 85 अलॉट होते हैं। मैट्रिक सिस्टम का ए जो है दैट इज बिटवीन 70 एंड 79। इसी तरह कैम्ब्रिज के बी को 75 अलॉट होता है, हालांकि मैट्रिक में बी जो है 60 to 70 है, तो मार्क्स तो कम नहीं होते। हाँ, ए स्टार पे जाके कुछ बच्चों को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही, क्योंकि ए स्टार को ये लोग 90 देते हैं, जबकि मैट्रिक सिस्टम में ए स्टार या ए प्लस का मतलब है 80 से लेके 99, तो उन्होंने 80 to 99 का एवरेज निकाला है 90। तो कैम्ब्रिज वाले समझते हैं कि जी हमारा अगर स्कोर होता तो हमें और अच्छे मार्क्स मिल सकते थे, लेकिन डिडक्शन कोई नहीं होती। दैट्स रॉन्ग परसेप्शन के कोई मार्क्स नेगेटिव हो जाते हैं, -10% हो जाते हैं, -20% हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये कि उन्हें कैलकुलेशन, इक्वलेंस की कैलकुलेशन सही फॉर्मूला, तो अगर वो खाली ये समझ रहे हैं कि मेरी ए लेवल के हिसाब से मार्किंग होगी तो गलत है। उनके ओ लेवल के ग्रेड्स भी काउंट होंगे। तो अगर ओ लेवल के ग्रेड अच्छे नहीं हैं और ए लेवल में 3 ए स्टार हैं तो उनको इक्वलेंस बुरी मिलेगी। अब वो समझेंगे जी मेरे मार्क्स डिडक्ट हो गए। मार्क्स डिडक्ट नहीं हुए, फॉर्मूला ही ऐसा था कि ओ लेवल से 800 मार्क्स लेंगे और 300 मार्क्स ए लेवल से लेंगे, तो डिडक्शन कोई नहीं होती, सिर्फ फॉर्मूला इस तरह का बना हुआ है। ठीक, तो अगर बच्चा जैसे कि ओ लेवल में है और उसको एमबीबीएस के लिए अप्लाई आगे करना है, तो वो जो है वो आगे ए लेवल्स के करे या इंटर करे? दोनों कर, मतलब आइदर ऑफ देम चूज कर सकता है? प्रेफरेबल क्या होगा फिर? अगर उसके ओ लेवल में ग्रेड्स अच्छे हैं तो उसे बिल्कुल ए लेवल्स करना चाहिए, क्योंकि ओ लेवल्स से बच्चा मेंटली भी ए लेवल के लिए तैयार होता है। इंटर में शिफ्ट होता है तो बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाता है मेथड ऑफ स्टडीज का और मैकेनिज्म ऑफ एग्जाम्स का, जिसमें अच्छे अच्छे बच्चे जो है फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एन ओ लेवल स्टूडेंट शुड प्रेफरेबली डू ए लेवल्स। अगर उसके ओ लेवल्स के ग्रेड अच्छे हैं, ज्यादातर ग्रेड्स ए या ए स्टार में हैं, और उसको आगे मेडिकल में जाना है सिंध पाकिस्तान में, तो वो ए लेवल्स करे। कराची और सिंध में तो खास तौर पे उसको कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। अच्छा, ये भी एक अफवाह कह लें, रूमर कह लें लोगों में है कि जी मेडिकल में सीट्स नहीं होती, बहुत कम सीट्स होती हैं। इट इज रॉन्ग। मेडिकल यूनिवर्सिटीज में ए लेवल का बच्चा ओपन मेरिट पे वैसे ही compete करता है जैसे इंटर का बच्चा करता है। तो देयर इज नो सच थिंग कि कोई सीट्स लिमिटेड हैं या नहीं है। हाँ, एनईडी में ए लेवल की सीट्स अलग हैं, इंटर की सीट्स अलग हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली एनईडी में भी इतनी सब टाइप्स हैं कि जो एनईडी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बात होती है तो बताते हैं कि ए लेवल वाली सीटें खाली रह जाती हैं हर साल।
तो जितने ए लेवल एप्लीकेंट एनईडी जाना चाहते हैं, उनमें से ज्यादातर को एडमिशन मिल जाता है। इनफैक्ट जो इंटर करके आ रहा है, तो इंटर करके अगर 20,000 बच्चे एनईडी में अप्लाई कर रहा है तो उसमें से 4,000 को मिलता है एडमिशन खाली, और ए लेवल करके अगर 1,000 अप्लाई कर रहा है तो उसमें से 800 का एडमिशन मिल जाता है। तो इंटर में कंपटीशन कहीं ज्यादा होता है कंपेयर टू ए लेवल। उस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ एनईडी की, जहां पे उन्होंने इंटर और ए लेवल की सीट्स अलग की हुई है। और मेडिकल में तो ओपन मेरिट है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ए लेवल हो इंटर हो, ओपन मेरिट से जाता है बच्चा। ऑल राइट। अच्छा भाई, अब ये सवाल आज के हिसाब से बहुत रेलिवेंट भी है और बहुत पूछा भी जा रहा है कि एज द एग्जाम्स ऑफ 12th माइट बी कंडक्टेड इन जुलाई या जून, अगस्त, so a child can delay for university admission to next year, kindly update. कैन डिले, अगर बच्चा गैप ईयर लेना चाह रहा है किसी वजह से, या पेरेंट्स अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से सोच रहे हैं, या बच्चे का मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, तो यस, वन गैप ईयर कैन बी टेकन और उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं होता, सिवाय इसके कि वो एक साल पीछे रह जाता है। लेकिन आप अगले साल भी इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन की रेस में आ सकते हैं। और पहले ये होता था कि अगर कोई अगले साल अप्लाई कर रहा है तो उसके कुछ परसेंट मार्क्स डिडक्ट होते थे, 2 साल से वो भी डिडक्शन भी खत्म हो गई है। बट जो इंटर के एग्जाम इस साल होंगे या जो अभी ए लेवल के एग्जाम होंगे हैं, यूनिवर्सिटीज को पाबंद किया गया है कि वो अपना एडमिशन प्रोसेस इस तरह करे कि ये बच्चे डिसएडवांटेज पे ना रहें। तो वो बच्चा जो इस साल इंटर देगा, जब भी एग्जाम होंगे, फिलहाल डेट सिंध के लिए 28 जुलाई है, तो जब भी एग्जाम होंगे, और होपफुली 28 जुलाई से शुरू होते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब भी एग्जाम होंगे बच्चे का साल जाया नहीं होगा। तमाम यूनिवर्सिटीज इस बात का ख्याल रखेंगी कि समहाउ वो मैकेनिज्म ऐसा रखें कि या तो वो रिजल्ट आने का इंतजार करे, या वो प्रोविजनल बेसिस पे, एंट्री टेस्ट बेसिस पे और मैट्रिक बेसिस पे एडमिशन दे दे और बच्चे का तालीमी साल जाया ना। ऑल राइट, ठीक है जी। अच्छा, ये बहुत अहम सवाल है कि कैन यू प्लीज गाइड how to indulge the direction of kids, especially those in 9th, towards studies, as lockdown have badly disturbed the education pattern. आई थिंक आप ये इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि बच्चा स्ट्रेस में आ गया है या पढ़ना नहीं चाह रहा है। हाँ, ये देखिए, ये इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक अपने अंदर एक अवेयरनेस पैदा करनी होगी। जब भी कोई पैनिक की सिचुएशन हो, टर्मोइल की सिचुएशन हो या कोई ट्रेजेडी हो, तो सबसे पहले इंसान डिनायल मोड में चला जाता है। तो हमारी पूरी कौम जो है पिछले 1 साल तो डिनायल के मोड में रही, और वो डिनाइल है कि नहीं कुछ नहीं है, नहीं सब सही है, नहीं ठीक है, अच्छा ऑनलाइन हो गया तो पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऐसी क्या बात हो, सब पढ़ते हैं दुनिया में, तुम भी पढ़ लो। दैट्स कॉल्ड डिनाइल। डिनाइल के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है, वो जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, दैट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। पेरेंट्स को पहले ये समझना चाहिए और टीचर्स को भी कि बच्चे वाकई बहुत बड़े मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। और आप कुछ भी कहें, इन एनी केस ऑनलाइन लर्निंग ऑन कैंपस लर्निंग से 10 दफा 10 टाइम ज्यादा मुश्किल है। आप स्क्रीन पे बैठते हैं, हम और आप स्क्रीन पे बैठते हैं, 45 मिनट्स के बाद हमारे दिमाग की बस हो जाती है, हम कहते हैं इनफ इज इनफ। तो बच्चा 2-2 3-3 घंटे, और फिर वो हम तो आप ये देखिए कि आप अगर मूवीज भी देख रहे हैं जो सिर्फ एंटरटेनिंग है, जिसमें कोई लर्निंग नहीं है, जिसमें मेंटल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो वो भी 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद इंसान थक जाता है। बच्चा अगर 4-4 5-5 घंटे पढ़ाई कर रहा है, ड्राई टॉपिक समझने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कभी आवाज आ रही है, कभी नहीं आ रही है, कभी तस्वीर आ रही है, कभी नहीं आ रही है, कभी नींद आ रही है, कभी नहीं आ रही है, कभी भूख लग रही है, कभी नहीं लग रही है, कभी पीछे से आवाजें आ रही हैं सब्जी वाले की, बर्तन वाले की, कभी अम्मी की डांट सुनाई दे रही है, कभी छोटे बहन भाई की आवाजें आ रही हैं। मतलब बच्चे के लिए हजारों मसाइल हैं।
तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना होगा और उस बच्चे को दिलासा देना। और अगर वो कह रहा है नहीं मुझे नहीं पढ़ना, तो उसको जबरदस्ती ना करें, उसके पीछे ना पड़े, उसको टाइम दें, उसको थोड़ा रिलैक्स होने दें, लेट हिम कम बैक। बच्चे के मेंटल वेलबींग से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि बच्चा किसी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो आप अपना बार, अपना थ्रेशोल्ड ऑफ सेटिस्फेक्शन नीचे करें। डू नॉट एक्सपेक्ट हिम, अगर आप पहले 90% एक्सपेक्ट कर रहे थे स्कोर का, तो आप 70% पे खुश हो। अगर आप 70 करते थे तो अब आप 50% पे खुश हो जाए। अगर आप 60% करते थे तो अब खाली अटेंड करने पे खुश हो जाए कि वो अटेंड कर रहा है। अगर वो 50% भी अटेंड कर रहा है तो खुश हो जाए। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ही स्ट्रेस ले रहा है, तो अगर वो कुछ ऐसे का गैप भी ले रहा है तो ले लें। मेंटल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी पड़ी है, इंशाल्लाह दुनिया जब इससे निकलेगी आने वाले सालों में आहिस्ता आहिस्ता चीजें खत्म होंगी, या बच्चा ही खुद आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस का आदी होगा, वापस आएगा। लेकिन अगर हम एज पेरेंट या एज रिलेटिव्स उसको प्रेशराइज ही करते रहेंगे, तो वो फिर उसके साथ वो किसके पास जाएगा, उसका कोई नहीं है। स्टूडेंट को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, और खास तौर पे इस वक्त वो बच्चे जो एग्जाम अपेयरिंग ईयर्स में हैं, इनके साथ जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, मैं ऑनेस्टली बताऊं पूरी सदी में लास्ट 100 ईयर्स में लोगों ने नहीं देखी। क्योंकि बच्चा एग्जाम देना चाह रहा है, पढ़ रहा है, अचानक वह नहीं होंगे, या होंगे फिर डेट चेंज हो गई, फिर नई डेट हो गई, फिर कोर्स कम हो गया, फिर कोर्स बढ़ गया, फिर सब्जेक्ट कम हो गए। मतलब दे आर नॉट गेटिंग वन सिंगल डायरेक्शन। एवरी 2 वीक्स उनको एक नई खबर मिलती है। और सबसे बड़ी मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया, कि झूठी खबरें उड़ा दी जाती हैं। अभी खबर इतनी सी आई है, वो इतनी सी खबर को फैला देते हैं। पता नहीं लोगों को क्यों ये पैनिक मोड है, मॉब मेंटालिटी है हमारी कौम में, कि इतनी सी खबर को लेके भागना शुरू कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, हाथी को नाबीना लोग देख रहे थे, 4 नाबीना, तो सबने अपने अपने हिसाब से बताया। कोई कह रहा है हाथी जो है पाइप की तरह होता है, तो जितना मिला हाथी की सूंड हाथ में आई तो कह रहे हैं हाथी जो है पाइप की तरह होता है। भाई पहले खबर का इंतजार करने दो, 3-4 जगह से ऑथेंटिकेट होने दो, सबर करके फिर फैलाएं। तो ये हमारा बच्चा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आज के, वो रियल मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एग्नी का शिकार है। तो अगर आपका बच्चा पढ़ाई से इस वक्त भाग रहा है, तो आप उसको कंसोल करें, उसका साथ दें, उसको पढ़ाई के पीछे जबरदस्ती न करें। ठीक है, बहुत बहुत बेहतरीन जवाब है। आई एम श्योर कि ये ऑलमोस्ट 98% की ये पेरेंट्स की जो था ये इशू है, बहुत बहुत सारे पेरेंट्स का। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं थोड़े से बहुत करियर ओरिएंटेड सवालों के ऊपर। हम डिस्कस करते हैं कि हम अब सुनने लगे हैं, होप थैंकफुली, नीश फील्ड्स होती हैं। तो व्हाट आर नीश फील्ड्स एंड व्हाट सब्जेक्ट शुड बी परसूड फॉर दीज? जैसे कि बायोमेडिकल हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, एक्चुअल साइंस या रिस्क मैनेजमेंट, इनके लिए क्या बात होनी चाहिए एजुकेशन की? आई एम नॉट श्योर नीश फील्ड से क्या पूछना चाह रहे हैं वो। शायद ये कि जो जरा अनहर्ड ऑफ है ज्यादा, तो उसमें भी बायोमेडिकल और माइक्रोबायोलॉजी तो खैर काफी अरसे से लोगों को पता है। एक्चुअल साइंसेज या रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा अनहर्ड होता है, लेकिन एक्चुअल साइंसेज भी बहुत अरसे से है। और जो एक्चुअल साइंसेज के रियल एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी पोजीशनिंग बहुत हाई लेवल पे होती है, जैसे वर्ल्ड बैंक में या IMF में। लेकिन ये कि वो वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और विद इन पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्री खाली प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर उस साइड पे जाना है जिसको, तो फिर वो प्लान करे कि उसने अब्रॉड भी जाना है। लेकिन इन सब फील्ड्स के लिए ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बैचलर के, मास्टर्स के। पास्ट में होता है एक्चुअल साइंसेज का, रिस्क मैनेजमेंट का, नेशनल यूनिवर्सिटी में हो रहा है, नस्ट में हो रहा है, तो लम्स में हो रहा है। तो दीज फील्ड्स आर अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, एरिया में हो रहा है, तो दीज फील्ड्स आर अवेलेबल। ठीक। अच्छा, अब हम थोड़े से सवाल ले सकते हैं जो हमारे पास कमेंट्स में आ रहे हैं। काफी सारे हमारे पास सवाल आ रहे हैं। किसी ने हमसे पूछा है कि भाई DBA के लिए कौन सी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? कैन यू गाइड अस विदाउट एनी बायस?
लम्स हाँ आपने बताया था। नहीं, अगर आप कराची से बाहर नहीं भेजना चाहते तो और बात है, लेकिन मैं जनरली एडवाइज ये करता हूँ कि बच्चों को बाहर जाना, कराची से बाहर जाना पड़े या मुल्क से बाहर जाना पड़े। यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे मुल्क में इसका रुझान बहुत कम है, तो कहते हाय अल्लाह मैं अपने बच्चे को या बच्ची को कैसे भेज दूँ, दिल का टुकड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन वो दिल का टुकड़ा अलग होगा तो वो कुछ बनेगा। हमारे यहाँ क्लोज निटिंग बहुत है, अच्छी बात है क्लोज फैमिली सिस्टम, लेकिन उसमें बच्चे की परवाज ना रोके। देखिए अगर आप परिंदे को, खूबसूरत परिंदा है आपको बहुत प्यार है, आप उसको घेरे में रखेंगे तो कभी हो नहीं सकेगा। तो अगर आप उसको ऊंची परवाज देना चाहते हैं, ऊंची परवाज देना चाहते हैं तो उसको बाहर निकालें। तो अगर आप बाहर भेजें, अगर आपको पता है रंग अच्छा है और आप अच्छा पढ़ाना चाहते हैं तो जरूर भेजिए। हाँ अगर आप नहीं भेजना चाहते हैं, कराची में फिर IBA है, और कराची में इसके अलावा BBA बहुत सारी वेरी गुड। कराची यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग से BBA डिपार्टमेंट है, तो IBA भी कराची यूनिवर्सिटी का पार्ट है, लेकिन इट्स अ सेमी प्राइवेट काइंड, तो वहाँ पे फीस ज़्यादा है थोड़ी, और कराची यूनिवर्सिटी का BBA प्रोग्राम है उसकी फीस, तो बेशुमार यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये वो है जो बेहतर में आती है, इनमें पहले ट्राई करना चाहिए। सही, ठीक है। अब एक जो सवाल आया था वो ये था कि MCAT students for Sindh, should they go through federal books? और उन्होंने पूछा है कि अगर आप कोई MCAT की बुक्स के लिए सजेशंस दे दें कि कौन कौन सी किताबें उठाई जाएं, किससे रेफर किया जाए। तो देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट, चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, एप्टीट्यूड टेस्ट तो सही मानों में जो टेस्ट बनता है, जो बनना चाहिए, आप APU का टेस्ट या जो लोग सेट देते हैं या GRE देते हैं या TOEFL देते हैं वो जानते हैं। मेरे ख्याल में अब हमारा PMC भी उस स्टैंडर्ड का पेपर बनाना चाह रहा है। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो आपकी 4 महीने या 6 महीने की तैयारी को नहीं जांचता, वो आपकी 10 साल की तैयारी को जांचता है। वो ये देखते हैं कि आपने व्हाट डिड यू लर्न इन 10 इयर्स। जो सही एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो सही एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपकी 10 इयर्स की लर्निंग होती है। तो पहले तो ये समझ लें कि आप शॉर्टकट से नहीं जीत सकते, आपने जो मेहनत की है वही काम आएगी। कौन सी बुक्स देखनी चाहिए? आप अपने कोर्स की बुक्स उठाइए, हाँ 4 साल की उठाइए, 9th 10th 11th 12th या O levels एंड A levels, जो आपने करिकुलम पढ़ा है उसमें से जो टॉपिक्स PMC के करिकुलम में है 80% टॉपिक्स हर जगह कॉमन होते हैं, वही चीज हर जगह। ह्यूमन बायोलॉजी आनी है, वही आईज है, वही एयर, 2 एयर है, वही नोज है, वही ब्रेन है, वही हार्ट है, हार्ट में उतनी चैम्बर है, उतनी वॉल्व्स है, वही मैकेनिज्म है, वही DNA है, वही जेनेटिक्स है, तो एवरीथिंग इज सेम। और आप सिर्फ जो आपने पढ़ा है उसको कंसेप्चुअली रिव्यू करें, और जब आप रिव्यू करेंगे तो आप इस अंदाज से रिव्यू करें कि भाई इम्तिहान में इस पर एक MCQ आना है जिसको मुझे 45 सेकंड में करना है, तो जो भी कंटेंट आप रिव्यू करें तो ये समझें कि क्या ये 45 सेकंड में पूछा जा सकता है या नहीं। वो आप थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो कुछ चीजें होती हैं जिसमें लंबी लंबी डेरिवेशंस होती हैं या डिस्क्रिप्शन होती हैं, दैट्स नॉट गोना कम इन द एग्जाम इन एनी केस। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है 45 सेकंड का MCQ है जिसमें आपको कंप्लीट करना है, इट हैज टू बी समथिंग मोर ऑफ इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और रिकॉल बेस्ड। तो अगर बच्चा ये समझ ले कि देखिए MCQ सिर्फ 3 टाइप्स का होता है, या तो रिकॉल बेस्ड होता है, उसे कॉग्निशन लेवल 1 कहते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि जी हार्ट के फलाना मसल का नाम क्या है, या आई में जो आंख का जो पर्दा है उसे रेटिना कहते हैं या क्या कहते हैं, ये रिकॉल बेस्ड है। या एप्लीकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा ये कि आपको कोई चार्ट बना के दे दिया, कोई ग्राफ बना के दे दिया, कोई डिस्क्रिप्शन दे दी और आपको उसमें से समझ के कुछ लिखना है, दैट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, दैट्स कॉल्ड कॉग्निशन लेवल 2। और कॉग्निशन लेवल 3 ये होता है कि जी आपको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि जो आपने समझ लिया, जो आपने इंटरप्रेट कर लिया, उससे आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि भाई ये मसला कैसे हल होगा। जैसे आसान अल्फाज में फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं,
या बायोलॉजी में मेंडल का टेबल है जेनेटिक्स का, उसमें निकालना है उस टेबल से कि जी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो दैट्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो सवालात इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि अच्छे टेस्ट में 40 to 50% सवालात C2 लेवल के होते हैं और 30 to 40% C1 के होते हैं और 10 to 20% C3 के होते हैं। अब ये जो रीजनिंग भी ला रहे हैं, ये लॉजिकल रीजनिंग, ये भी C3 लेवल के सवालात होते हैं। तो बच्चा जब अपने कोर्स को रिव्यू करे, PMC के सिलेबस में से देख ले, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं, उनको अलग से पढ़ लें, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने पढ़े वो नहीं आ रहे, उनको रिव्यू ना करें, करें अपनी किताबों से। कोई सीरीज अच्छी नहीं है, सीरीज वो अच्छी है जो आपने पढ़ी है और जिसको आप इजीली रिव्यू कर सकें, वो सबसे अच्छी सीरीज है। बाकी बाजार में आपको बहुत सी मिल जाएंगी, बट आई डोंट थिंक कि उनमें से कोई भी ऐसी सीरीज करें MCQs वो जो आपके सिलेबस से लिंक हो। बात जगह पे ये प्रॉब्लम होती है, खासतौर पे इवन फेसबुक पेजेस भी चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स भी ये करते हैं कि बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए वो बड़े मुश्किल सवालात देना शुरू कर देते हैं। तो वो सवालात ऐसे हैं जिनका फर्ज करें कोर्स से भी लिंक नहीं है और वो आपने दे दिया। अब क्या होता है, एक पैनिक मच जाता है, एक बच्चा जो है वो अपने 10 दोस्तों को कहेगा 10 दोस्तों 100 को पूरे क्या आ गया। तो ऐसे सवालों से दूर, पास पेपर जब आप उठाएंगे आपको खुद पता लग जाएगा कि नॉर्मल सवाल क्या होता है, अब नॉर्मल सवाल क्या होता है। तो कुछ सवाल लोग डराने के लिए या अपने आप को मजबूत करने के लिए, या आई डोंट नो क्या रीजन है, तो वो टेढ़े मेढ़े सवाल बना के वो डाल देते हैं, वो पूरे शहर में घूमने लगते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चे पैनिक करने लगते हैं। तो याद रखिए, मोस्ट कॉमन विल रिमेन कॉमन। जो कॉमनली आपने पढ़ा है वही ज्यादातर है। अनयूजुअल के पीछे भागने के चक्कर में कॉमन अगर छोड़ दिया, कॉमन में महारत ना आई तो कोई फायदा नहीं। अच्छा, सवाल में सॉरी एक पार्ट में सोचे उन्होंने पूछा फेडरल बोर्ड की बुक्स पढ़े या सिंध बोर्ड की। आपने जो बोर्ड पढ़ा है, अगर आप सिंध से पढ़ा है तो सिंध बोर्ड की बुक्स पढ़े, अगर आपने पंजाब में पढ़ा है तो पंजाब बोर्ड की बुक्स पढ़े, अगर आपने इस्लामाबाद में पढ़ा है तो फेडरल को देख लीजिए और आपने जो पढ़ा है उसे पढ़े और पास पेपर्स की प्रैक्टिस करें। अच्छा, हमारे पास अब आखिरी 2 सवाल हैं। हमने बहुत टाइम ले लिया आपका और हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बट आई फील के वो वारंट करते हैं कि हम एक सेशन दोबारा से रखें और इंशाल्लाह हम ये करेंगे। तो वील एंड दिस विद द लास्ट 2 क्वेश्चंस के एक तो स्टूडेंट की तरफ से और एक जो है पेरेंट की तरफ से। स्टूडेंट ने पूछा है कि students who want to pursue AI and data sciences, which subjects should they focus on? Also, इनका what scope do they have in Pakistan? अच्छा, देखिए आर्टिफिशियल साइंस और डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस काफी लिंक्ड और रिलेटेड फील्ड्स हैं। अगेन इनमें BS हो रहा है पाकिस्तान में काफी जगह से। सब जगह पे एक ही रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने हाई स्कूल तक मैथ्स पढ़ा, तो मैथ्स दिया हुआ हो, चाहे कॉमर्स के थ्रू किया हो या इंजीनियरिंग के थ्रू किया हो, अगर उन्होंने हाई स्कूल तक मैथ्स पढ़ा हुआ है तो वो एंट्री टेस्ट देके दाखिला ले सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत टफ नहीं है, यूजुअली मैट्रिक लेवल पे 60% चाहिए होता है और हाई स्कूल या इंटर लेवल पे 50% स्कोर चाहिए होता है। बाकी एंट्री टेस्ट से एडमिशन हो जाता है। बाकी फील्ड अपकमिंग फील्ड है, पाकिस्तान में अभी इतना काम नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड काफी काम है। ठीक है। अब जो है मैं आखिरी सवाल पेरेंट का पूछ लेती हूँ। उन्होंने पूछा है कि what should be the average age of student to appear in medical college or any other professional stream or and their college? देखिए मेरे ख्याल में at what should तो कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तुम्हें अगर कोई 30 साल की उम्र में भी करना चाह रहा है, why not? ठीक है, तो हाँ होती क्या है यूजुअली, तो पाकिस्तान में यूजुअली लोग हाई स्कूल या इंटर 18, 19, 20 साल की उम्र में करते हैं। इंटर 18 साल बाद में हो जाता है, A-level 19 साल में होता है, 20 साल में भी करते हैं। तो 18 to 20 पाकिस्तान में वो टाइम होता है जिसमें लोग यूनिवर्सिटी में
और वर्ल्ड वाइड जो है वो मेडिकल का एडमिशन जो है वो ग्रेजुएशन के बाद, अमेरिका में खासतौर पर, तो वहां पर 22 साल या 23 साल की उम्र में मेडिकल जाना कब चाहिए कोई एज नहीं है। आपका 30 साल की उम्र में दिल चाह रहा है, आप 30 साल की उम्र में करें। वर्ल्ड वाइड तो भाई लोग 40 साल 50 साल एक फील्ड करते हैं, 50 साल की उम्र में फिर नई फील्ड में मास्टर्स करके नया कैरियर। तो हमारे मुल्क में होता है कि 40 के बाद समझते बस अब जाने वाले हैं, तो भाई जाने तो जिस दिन आए तो उस दिन से वाले थे, वो तो तय था, तो जो आया है उसने जाना है, और कोई एज कंफर्म तो किसी को पता नहीं है कि कब जाएगा, तो इसलिए जब तक अल्लाह ने रखा है तब तक रहना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है आपने मदद की, एंड आई एम श्योर कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, उनकी काफ़ी सारी क्वेरीज जो हैं उनको जवाब मिले होंगे, काफ़ी जो कंफ्यूजन्स हैं वो जो है वो ख़त्म हुई होंगी। हम इंशाल्लाह से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि पीएमसी के ऊपर सजेशन दें और ये सारी चीज़ें, इसका इंशाल्लाह हम फिर अपना नेक्स्ट सेशन में जो है वो इंक्लूजन रखेंगे, क्योंकि अभी तो यूनिवर्सिटीज के एडमिशन शुरू हो रहे हैं, अभी तो क्या कहते हैं गेम शुरू हुआ है तो अभी बहुत सारी रेलेवेंट डिस्कशंस हो सकते हैं इस हवाले से, एंड बिकॉज हमारी जो कम्युनिटी है वो केटर ही करती है आज के यूथ को, यंगस्टर्स को और उनके वालिदैन को, तो इंशाल्लाह से हम दोबारा से आप सब मुलाकात करेंगे। साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने का, अपना वक्त देने का। चलें इसके साथ हम सब आपको अल्लाह हाफिज कहते हैं जी, एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज जी।